हेलो स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। दो लेक्चर्स मैंने इन्वर्सन पर रखे थे और उनमें कहीं न कहीं से मैंने बताने की कोशिश की थी कि इन्वर्सन के किन नियमों को हमको समझना चाहिए और परीक्षाओं में किन किन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। वाक्यों को समझने में भी बहुत सारी बनावटें उसमें हमने बताई थी जो आपको मदद करेंगी, और यहाँ तक कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी यदि आप करना चाहते हैं, उस पर भी काम करना चाहते हैं, तो आप कुछ सेंटेंसेस करेक्ट लिखने की क्षमता डेवलप कर पाएंगे। आज मैं कुछ क्वेश्चंस इन्वर्सन से रिलेटेड लिया हूं। मेरे हाथ में प्रश्न पत्र हैं जिनमें 1990 से लेकर और 2017 तक के विभिन्न एग्जाम्स के इन्वर्सन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं। और ये 1990 की मैं बात करूं तो ये प्रश्न आज आपको किसी भी बुक में उपलब्ध नहीं होंगे सिवा ए मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। चूंकि वह पुस्तक मैंने 1992 में लिखी थी, तो स्वाभाविक है कि उसके पहले जितने भी क्वेश्चंस हमको मिल पाए थे सबको उसमें मैंने संकलित किया था, उन पर मैंने काम किया था। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं जो BSRB लखनऊ PO 1990 का है, और इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि नो सूनर से वाक्य शुरू है। टोटल 18 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। इन 18 क्वेश्चंस में से यदि आप ध्यान दें तो नो सूनर पर आधारित 8 क्वेश्चंस हैं, हार्डली पर आधारित 4 क्वेश्चंस हैं, स्कार्सली पर आधारित 2 क्वेश्चंस हैं, नाइदर नॉर पर आधारित 2 क्वेश्चंस हैं, नेवर बिफोर पर आधारित 1 क्वेश्चन है और लिटिल पर आधारित 1 क्वेश्चन है। तो 18 क्वेश्चंस में से मात्र यदि हम ध्यान दें तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो परीक्षाओं में दिए जाते रहे हैं, जिनमें नो सूनर सबसे ज्यादा पूछा गया है, उसके बाद में हार्डली, स्कार्सली ये सब है, नाइदर नॉर अपेक्षाकृत कम है, नेवर बिफोर लिटिल भी अपेक्षाकृत कम है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पर अटेम्प्ट लेंगे जो नो सूनर से शुरू हो रहा है, और ये हमने कहा कि BSRB लखनऊ PO 1990 की है। और फर्स्ट क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिख रहे हैं ताकि आप लोग कभी भी चाहें तो इन सारे प्रश्नों को आप अपने लिए भी नोट कर ले सकते हैं। यूट्यूब पर ये क्वेश्चंस उपलब्ध है, तो आप खोलेंगे, उसमें से स्थिर होकर के बैक करके आप सारे प्रश्न नोट कर ले सकते हैं। एक खाका आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि इन्वर्सन पर किन चीजों पर हमको सतर्कता बरतनी है और किस तरह के क्वेश्चंस को फेस करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है मेरे हाथ में वो है BSRB लखनऊ PO 1990 का। फिर थोड़ी सी चर्चा यहां भी मैं कर दूं कि उन दिनों बैंकिंग के लिए, PO क्लर्क आदि के लिए डिफरेंट BSRBs हुआ करते थे, अर्थात बैंकिंग सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड। वो लखनऊ, BSRB लखनऊ, BSRB पटना, BSRB कलकत्ता आदि आदि नामों से उन दिनों ये डिफरेंट BSRBs थे जो बाद में बंद कर दिए गए। तो पहला क्वेश्चन BSRB लखनऊ PO का है, ध्यान रखना है, 1990 का। अब केवल टाइप आप समझिए कि प्रॉब्लम क्या दे रहा है। सेंटेंस लंबा हो छोटा हो वो वास्ता नहीं रखता है, वास्ता रखता है कि हमको फैक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए, और जब फैक्ट्स की जानकारी आपको ये है, सही है, आप तथ्यों को समझते हैं, प्रॉब्लम्स क्या दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, यदि इतनी बातें आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो बहुत आराम से क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन नो सूनर से शुरू है, ध्यान देना है। अब दे रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि नो सूनर he left the office, he left the office, यहां तक पार्ट ए दिया हुआ है। उसके बाद में दे रहा है then it started, यहां तक पार्ट बी है। फिर आगे है raining heavily, यहां तक पार्ट सी है, और आगे है to make him completely wet, to make him completely wet, ये पार्ट डी है। और एक पार्ट दिया हुआ है नो एरर, इसमें ई है। अब ध्यान देना है, सबसे पहले तो प्रश्न को हम समझने की कोशिश करें, इसका मीनिंग समझने की कोशिश करें, तो मीनिंग समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यदि शब्दों का प्रयोग आपको पता है तो। अब इसमें क्या करना चाह रहा है कि जो ही वह ऑफिस छोड़ा त्यों ही इट स्टार्टेड रेनिंग हेवीली, बहुत जोर बारिश शुरू हो गई, टू मेक हिम कंप्लीटली वेट, उसे पूरी तरह से भिगाने के लिए, भिगा देने के लिए। तो बात तो समझ में हमको आ रहा है कि जो ही वह ऑफिस छोड़ा त्यों ही
बहुत भारी बारिश शुरू हो गई जो उसको भिगाने के लिए काफी था, जो उसको पूरी तरह से भिगा सकता था, है ना। ये इसका इम्प्लाइड मीनिंग आपका मौजूद है। लेकिन ये हिंदी मीनिंग तो हमने समझ लिया, लेकिन वाक्य ग्रामेटिकली करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ ये एक दूसरी बात है। क्योंकि ग्रामर के नियम को जब तक आप नहीं जानेगा, वो भी हमने पहले भी बताया था कि आपको मूलतः बेस करना है ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर। यदि ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर आप बेस करते हैं, उसके हिसाब से आपको समझना पड़ता है कि सेंटेंस एक्सेप्टेबल है कि नहीं एक्सेप्टेबल है। तो मैं पिछले क्लास में आपको चर्चा किया था कि नो सूनर से शुरू होने वाले वाक्यों में इन्वर्सन लागू होता है। अब यहां स्थिति क्या कर दिया है, ही लेफ्ट। क्लियर है, ये पार्ट हमारा गलत है, क्योंकि इसमें वर्ड ऑर्डर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जबकि होना चाहिए था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब यहां सुधार की दो गुंजाइश है। एरर तो हमको पता लग गया कि ये एरर है। सुधार की दो गुंजाइश हमने बताया था कि नो सूनर से शुरू होने वाले वाक्यों में इन्वर्सन का प्रयोग होता है और इस हिस्से में सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट हो सकता है। तो यदि सिंपल पास्ट की हम बात करें तो ही लेफ्ट के बदले हमको कहना पड़ेगा डिड ही लीव। तो एक ये चॉइस है जिसके माध्यम से आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा, इसको पास्ट परफेक्ट हम बनाना चाहें तो केवल ही के पहले हैड जोड़ देना है, लेफ्ट एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि लीव क्रिया का दूसरा और तीसरा रूप लेफ्ट ही होता है। तो एक विकल्प हमारा हो सकता है हैड ही लेफ्ट, हैड ही लेफ्ट। तो इस तरह से ये दो चॉइस आपके पास, दो चॉइसेस आपके पास मौजूद हैं जिनके माध्यम से इनको आप सुधार सकते हैं। इनमें से कोई भी चॉइस यदि आपको परीक्षा में सुधार के लिए दिया जाए तो आप सुधार करेंगे। तो कहने का मतलब है कि कोई भी एक सेंटेंस आप समझते हैं तो उसमें एरर या इंप्रूवमेंट दोनों बातों को समझने के लिए आपको नियमों को जानना आवश्यक होगा। क्या प्रयोग गलत हो रहा है और क्यों गलत हो रहा है, उसका सही स्वरूप क्या होगा, इतनी बातें आपको निश्चित रूप से डेवलप करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप प्रॉब्लम पर काम कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन फिर हम नो सूनर का ही ले रहे हैं। यह है BSRB पटना क्लर्क 1990 का। ये फिर हम नो सूनर पर ही ले रहे हैं, केवल ये आपको समझने के लिए कि आप देखें कि आपके प्रश्न कैसे दिए जाते हैं और किस तरह के प्रश्नों पर अटेम्प्ट आपको लेने से ज्यादा मार्क्स मिल सकेंगे। तो अगला प्रश्न फिर हम ले रहे हैं, वो भी नो सूनर पर ही आधारित है। ये BSRB पटना क्लर्क 1990 का है। ये क्वेश्चन क्या है हम समझने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन है कि नो सूनर आई रिसीव्ड, यहां तक पार्ट ए है, द टेलीग्राम फ्रॉम अविनाश, यहां तक पार्ट बी है। देन आई स्टार्टेड कॉन्टैक्टिंग माई फ्रेंड्स। कॉन्टैक्टिंग यहां तक पार्ट सी दिया हुआ है। माई फ्रेंड्स ऑन फोन, यहां पार्ट डी दिया हुआ है और फिर नो एरर यहां ई दिया हुआ है। अब इस वाक्य में फिर हम समझने की कोशिश करें तो नो सूनर से ही यहां भी वाक्य शुरू है और इसमें वाक्य का अर्थ आप निकालना चाहें तो अर्थ निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हिंदी के हिसाब से सामान्य वर्ड ऑर्डर आई रिसीव्ड बिल्कुल सही आपको समझ में आएगा। अब हिंदी मीनिंग इसकी क्या निकालना चाहता है, हिंदी मीनिंग है कि जो ही नो सूनर आई रिसीव्ड द टेलीग्राम फ्रॉम अविनाश, जो ही मैंने अविनाश से टेलीग्राम प्राप्त किया, त्यों ही देन आई स्टार्टेड कॉन्टैक्टिंग माई फ्रेंड्स, त्यों ही मैंने अपने दोस्तों से संपर्क साधना शुरू कर दिया। माध्यम क्या था, साधन क्या था, ऑन फोन पर। तो इस तरह से वाक्य कहना क्या चाहता है कि जो ही मैंने अविनाश से टेलीग्राम प्राप्त किया, त्यों ही मैंने अपने दोस्तों से फोन पर संपर्क साधना शुरू कर दिया। ये पूरे सेंटेंस का यदि हम ट्रांसलेशन करें तो ये ट्रांसलेशन हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम फिर क्या हो गया कि नो सूनर से जब आपने वाक्य शुरू कर दिया तो आई रिसीव्ड, फिर यहां इन्वर्सन होना चाहिए था जो नहीं हुआ। और सुधार की दो संभावनाएं, जैसा कि फिर हमने कहा कि या तो यहां सिंपल पास्ट
का प्रयोग हम करेंगे या पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। यदि सिंपल पास्ट का प्रयोग हम करते हैं तो हमको कहना पड़ेगा कि डिड आई रिसीव, और यदि पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना चाहते हैं तो इस आई के जस्ट पहले खाली हैड लगा देंगे और इस तरह से यह सेंटेंस हमारा बन जाएगा हैड आई रिसीव्ड। तो ये दो चॉइसेस आपके पास मौजूद हैं, खास करके यदि सेंटेंस को इंप्रूव करने के लिए दिया जाए तो इन दोनों में से कोई भी चॉइस दिया गया है तो आपका आंसर वो बन जाता है। अन्यथा केवल एरर डिटेक्शन के लिए दिया जाए तो हम लोग कहेंगे कि पार्ट ए हमारा गलत है। अब यहां फिर थोड़ी बात हम समझने की कोशिश करें तो क्या बात समझ में आ रही है कि केवल इस 4 शब्दों को हम देखें, हमको सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या है समझ में आ जाता है। पूरा सेंटेंस पढ़ने की कहीं हमको आवश्यकता नहीं है। सेंटेंस लंबा हो या छोटा हो, सिचुएशन आपको पता है तो बहुत आराम से आपका प्रॉब्लम बनेगा। तो इस तरह से आगे भी इसकी चर्चा जारी है। अभी नो सुनर पर कुछ और बात हम आपको बताएंगे, कुछ और क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हम समझाएंगे आपको। दूसरी बात यदि आप ध्यान दें तो फायदा आपको क्या होता है कि जैसे ये इंफॉर्मेशन आपको है तो पूरा सेंटेंस पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये मात्र 3 शब्द आप पढ़ते हैं और आपका आंसर निकल जाता है। इसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड टाइम लगेगा। लेकिन यदि आपको आइडिया नहीं है कि यहां प्रॉब्लम है, यहां प्रॉब्लम है, यहां प्रॉब्लम है और पता लगे सीधे वाक्य पढ़ रहे हैं, सॉल्व की प्रॉब्लम आपका नहीं बनेगा, टाइम आपका बहुत ज्यादा लैप्स होगा। अगला सेंटेंस फिर हम नो सूनर पर ही आधारित ले रहे हैं। ये ध्यान देना है, ये भी बीएसआरबी बेंगलोर क्लर्क 1992 का है। ये अब ये क्वेश्चन क्या है, नो सूनर पर आधारित ये भी है। तीसरा क्वेश्चन नो सूनर का हम ले रहे हैं। 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी ले चुके। इसमें दे रहा है कि नो सूनर द एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड, नो सूनर द एडवर्टाइजमेंट appeared, यहां तक पार्ट ए है, इन द न्यूज़पेपर, इन द न्यूज़पेपर पार्ट बी है। देन देयर वाज अ रश, यहां तक पार्ट सी है। ऑन द बुकिंग विंडो, ऑन द बुकिंग विंडो। अब इसको हम समझने की कोशिश करें। यहां तक पार्ट डी है और आपका नो एरर पार्ट ई दिया हुआ है। यह हमने कहा कि यह क्वेश्चन है बीएसआरबी बेंगलोर क्लर्क 1992, बीएसआरबी बेंगलोर क्लर्क 1992, ये क्वेश्चन है आपका। अब फिर हम ध्यान दें तो नो सूनर द एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड, अब इसमें ये सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है अपीयर्ड। अब इसमें फिर वही प्रॉब्लम होना चाहिए था इन्वर्सन, अर्थात सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो है ये प्रयोग हमारा, अरेंजमेंट हमारा गलत है। इसके भी सुधार की फिर 2 संभावनाएं हो गई, या तो सिंपल पास्ट में हम वाक्य रखें या पास्ट परफेक्ट में हम वाक्य रखें। तो सिंपल पास्ट में रखेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, डिड द एडवर्टाइजमेंट अपीयर, एक चॉइस। दूसरा क्या हो सकता है, हैड द एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड, एक चॉइस ये हमारा हो सकता है। तो इन दोनों से किसी भी तरीके से इस वाक्य को हम इंप्रूव कर ले सकते हैं। अगला सेंटेंस पर हम चल रहे हैं, नो सूनर पर आधारित। ये 4th सेंटेंस है। ये एसएससी सेशनल ऑफिसर एसओ 2001 का क्वेश्चन है। चलिए उसको भी अंदर करते हैं। चलिए 4th क्वेश्चन, इसमें क्या दे रहा है, नो सूनर। इसको पार्ट ए को यही अलग कर दिया है। आगे दे रहा है आई हैड स्पोकन, I had spoken, part B. Then he left, यहां तक पार्ट C है आपका, और आगे नो एरर D है। ये हमने कहा कि एसएससी एसओ
2001 का क्वेश्चन है। अब फिर हम ध्यान दें तो इसमें क्या किया है कि नो सूनर को एक अलग खंड में रख दिया है और आई हैड स्पोकन ये पार्ट बी में डाल दिया है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपसे उम्मीद कर रहा है कि फिर आई हैड नहीं होगा, यहां सीधे आपको बता देना है कि हैड आई होगा। क्योंकि ऑलरेडी हैड दिया हुआ है तो उसको आप पहले कर दीजिए, अर्थात इस हिस्से में हमको प्रयोग होना चाहिए इन्वर्सन, ये केवल आप इन्वर्सन कर दीजिए, प्रॉब्लम फिर आपका बन जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये एसएससी सीजीएल 2010 का क्वेश्चन है। इसमें भी नो सूनर पर आधारित वाक्य है। अब इसको हम समझने की कोशिश करें। फिफ्थ सेंटेंस नो सूनर का दे रहा है कि नो सूनर शी हैड रियलाइज्ड, यहां तक पार्ट ए है। हर ब्लंडर देन शी बिगन, यहां तक पार्ट बी है। टू टेक करेक्टिव मेजर्स, टू टेक करेक्टिव मेजर्स, यहां तक पार्ट सी है और फिर अगला पार्ट डी है जिसमें नो एरर है। अब यहां फिर हम समझने की कोशिश करें, यहां स्थिति क्या बन रही है कि नो सूनर सी हैड रियलाइज्ड, ये फर्स्ट पार्ट सी हैड रियलाइज्ड। अब इसमें भी हमसे क्या उम्मीद कर रहा है कि सी हैड के बदले यहां सीधे हो जाएगा हैड शी, और इस तरह से वाक्य का अर्थ क्या बनता है? वाक्य का अर्थ बनता है कि जो ही उसने अपनी भारी भूल महसूस की त्यों ही शी बिगन टू टेक करेक्टिव मेजर्स, उसने सुधार के कदम उठाने शुरू कर दिए। ये इस वाक्य का अर्थ है हिंदी के अनुसार। अगेन अब हम ध्यान दें तो ये 5 क्वेश्चंस हमने डिफरेंट एग्जाम्स का आपको बताया जो नो सूनर पर आधारित है। अब कुछ क्वेश्चंस हम ले रहे हैं जो हार्डली पर आधारित है। पहला क्वेश्चन है एसबीआई एसोसिएट्स पीओ 1992 का, ये एसबीआई के क्वेश्चन है एसोसिएट्स का। अब इसमें हम ध्यान दें कि क्वेश्चन क्या दिया है, दे रहा है कि हार्डली आई स्टेट, हार्डली आई स्टेट, यहां तक पार्ट ए है। आउट ऑफ माई हाउस, आउट ऑफ माई हाउस व्हेन, यहां पार्ट बी है। व्हेन I saw some policemen, I saw some policemen, part C, coming towards my house, coming towards my house, यहां तक पार्ट सी है और पार्ट डी हो गया इसका नो एरर। सॉरी, इसमें कुछ कट कहीं और भी है। ये पार्ट यहां डी है और नो एरर ई है। चूंकि बैंक एग्जाम्स में 5 विकल्प होते हैं तो ध्यान देना है। अब इसमें फिर स्थिति क्या बन गई कि हार्डली आई स्टेट। अब इसमें हमसे फिर उम्मीद क्या कर रहा है कि इसमें हार्डली हैड आई स्टेट, आमतौर पर हार्डली स्कार्सली से शुरू होने वाले वाक्यों में पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होता है। तो इसमें हमको बताना पड़ेगा कि हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस। अब क्या निकलेगा कि जो ही मैं घर से कदम आगे बढ़ाया, बाहर बढ़ाया, त्यों ही आई सॉ सम पुलिसमैन, मैंने कुछ पुलिसमैन को देखा, कुछ पुलिस वालों को देखा, कमिंग टुवर्ड्स माई हाउस, अपने घर की ओर आते हुए। अर्थात कंप्लीट सेंटेंस क्या बन गया कि जो ही मैं अपने घर से कदम बाहर बढ़ाया त्यों ही कुछ पुलिस वालों को अपने घर की ओर आते हुए देखा। यह सेंटेंस है।
इस तरह से हार्डली का एक आध क्वेश्चन और हम आपको ले रहे हैं। ये क्वेश्चन है सीडीएस 2014 का, अब इसको भी देख लीजिए। इसमें दे रहा है कि हार्डली आई हैड लेफ्ट होम, हार्डली आई हैड लेफ्ट होम फॉर बॉम्बे। यहां तक पार्ट ए है। When my son who is settled in Calcutta arrived, यहां तक पार्ट बी है, arrived। और आगे है विदाउट एनी प्रायर इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी प्रायर इंफॉर्मेशन, यहां तक पार्ट सी है। और नो एरर पार्ट डी है। ये सीडीएस 2014 का क्वेश्चन है, सीडीएस 2014। अब इस वाक्य को फिर हम समझने की कोशिश करें तो स्थिति क्या हो गई कि हार्डली से वाक्य शुरू हुआ, यहां आई हैड का प्रयोग कर दिया है, यही हमारा गलत पार्ट हो गया है। क्योंकि हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, नेवर बिफोर आदि हमने बताया है कि ये इन शब्दों में से कोई भी हो और इनसे यदि वाक्य शुरू हो रहा हो तो इस हिस्से में हर हाल में इन्वर्सन लागू होता है, अर्थात आई हैड के बदले यहां हमसे उम्मीद करता है कि सही प्रयोग हैड आई होना चाहिए था। तो इस तरह से एक सेंटेंस हमने पहले लिया, ठीक है, ये हार्डली का दूसरा सेंटेंस था। अब हम एक आध सेंटेंस और देखें। एक सेंटेंस हमारे पास है, ये सीडीएस 2015 का है, अर्थात 2014 में भी सीडीएस में इस पर आधारित प्रॉब्लम दिया और 2015 में भी है सीडीएस में। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये दे रहा है कि हार्डली आई हैड फॉलन asleep, हार्डली आई हैड फॉलन asleep। इसमें फॉलन तक पार्ट ए है, asleep when यहां पार्ट बी है, द बेल रैंग, द बेल रैंग यहां पार्ट सी है और नो एरर पार्ट डी है। यह हमने कहा कि क्वेश्चन है सीडीएस 2015 का। और फिर हम समझने की कोशिश करें तो वाक्य कहना क्या चाहता है, हिंदी मीनिंग हमको समझ में आती है, ऐसा नहीं है, इस तरह से भी हिंदी मीनिंग हमको निकल जाएगी। हार्डली आई हैड फॉलन asleep, जो ही मैं सोया, जो ही मुझे नींद आ गई, त्यों ही द बेल रैंग, घंटी बजी। अब स्थिति क्या है कि फिर हार्डली से शुरू होने वाले वाक्य में यहां आई हैड जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का ऑर्डर है ये चेंज करेगा, इसमें इन्वर्सन लागू हो जाएगा, अर्थात कहना पड़ेगा हैड आई। और इस तरह से इस वाक्य को हम यहां करेक्ट कर लेते हैं। अगला सेंटेंस मेरे हाथ में फिर है, इस ये है एनडीए 2015 का, यह भी हार्डली से शुरू है। तो इस तरह से सीडीएस में एनडीए में ये कुछ क्वेश्चंस जो हार्डली पर आधारित हैं इनको हम देख रहे हैं अभी। तो अगला क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है। फोर्थ क्वेश्चन ये दे रहा है कि हार्डली हैड ही रीच्ड होम, हार्डली हैड ही पार्ट ए है, यहां पे रीच्ड होम, यहां पार्ट बी है, when the telephone rang, यहां पार्ट सी है और अगला पार्ट है इसका नो एरर डी। ये हमने कहा कि क्वेश्चन है हमारा कब का, एनडीए 2015 का।
फिर हम समझने की कोशिश करें तो वाक्य क्या कहना चाहता है। वाक्य कहना चाहता है कि जो ही वह घर पहुंचा त्यों ही टेलीफोन की घंटी बजी। टेलीफोन रैंक इंप्लाइड क्या है, टेलीफोन की घंटी बजी, टेलीफोन बजी। तो इस स्थिति में फिर हम देख रहे हैं कि हैड ही, ये इसमें इन्वर्सन होना चाहिए था जो नहीं हुआ है, सॉरी इसमें इन्वर्सन है जो बिल्कुल सही है। अब हमको सेकंड पॉइंट चेक करना क्या है, इसमें एक कंजंक्शन का खतरा हो सकता है, तो हैड ही ऑलरेडी है इसमें। तो ये सेंटेंस में एक हमने बताया था कि इसमें दो ही तरह के खतरे होते हैं, या तो इन्वर्सन के या आमतौर पर कंजंक्शन के। ये दो ही खतरे आपको दिए जाते हैं और हम नोटिस करें तो इन दोनों जगहों पे यह वाक्य बिल्कुल सही अपना ग्रामेटिकल आइटम्स के साथ आगे बढ़ा है, सही प्रयोग के साथ आगे बढ़ा है। इसका मतलब यह सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है और इसका हमारा आंसर डी के रूप में निकल जाता है, अर्थात नो एरर। इस तरह से अगला सेंटेंस हम चल रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस स्कार्सली पर आधारित है। अभी स्कार्सली पर आधारित क्वेश्चंस में हम ध्यान दें तो पहला क्वेश्चन है ESIC 2012 का। अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, स्कार्सली वी हैड रीच्ड द ऑफिस। स्कार्सली वी हैड, यहां तक पार्ट ए है, रीच्ड द ऑफिस बी पार्ट यहां है। When it started raining cats and dogs. When it started raining cats and dogs. अब इस वाक्य में ऑफिस तक पार्ट बी है और स्टार्टेड यहां पार्ट सी कर दिया गया है और यहां पार्ट डी कर दिया गया है, अर्थात इसमें नो एरर की कोई गुंजाइश नहीं है। निश्चित रूप से किसी न किसी हिस्से में एरर है और वो कौन सा हिस्सा है जिसमें एरर है। बस ये तीन शब्द आप देख लीजिए, आपको प्रॉब्लम बन जाएगा। पूरे वाक्य पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, हैड वी। बस इतना ही हमसे एक्सपेक्ट करता है कि आप बता दीजिए। अगला क्वेश्चन फिर हमारे हाथ में है स्कार्सली पर आधारित SSC स्टेनोग्राफर्स 2014 का। ये क्वेश्चन क्या है, स्कार्सली ही हैड गॉन अ फ्यू स्टेप्स। स्कार्सली ही हैड, यहां पार्ट ए दिया हुआ है, उसको हम सेपरेट कर दें। गॉन अ फ्यू स्टेप्स, यहां पार्ट बी दिया हुआ है। When his brother called him back, when his brother called him back, यहां पार्ट सी है और नो एरर यहां पार्ट डी है। यह हमने कहा कि क्वेश्चन है कब का, किस एग्जाम का, SSC स्टेनोग्राफर्स, SSC स्टेनोग्राफर्स 2014 का, 2014 का। अब फिर वही चीज है कि स्कार्सली ही हैड गॉन अ फ्यू स्टेप्स, जो ही वह कुछ कदम गया था त्यों ही व्हेन हिज ब्रदर कॉल्ड हिम बैक, उसके भाई ने उसे वापस बुला लिया। ये इस वाक्य का अर्थ है। तो अर्थ तो निकल गया, हिंदी हम समझ गए कि वाक्य कहना क्या चाहता है, लेकिन ग्रामेटिकली यह वाक्य हमारा गलत हो गया, क्योंकि ही हैड के बदले हमको कहना पड़ेगा हैड ही। तो इस तरह से स्कार्सली पर आधारित भी कुछ क्वेश्चंस हमने देखा। ये जस्ट 2 क्वेश्चंस हमको मिले थे इन विभिन्न परीक्षाओं में 1990 से लेकर के और 2017 तक के कुछ क्वेश्चंस हमने कलेक्ट किए थे आपको समझाने के लिए कि ये सब चीजें यदि आप तैयार कर लेते हैं तो कहीं इन्वर्सन पर आधारित प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं करेगा। अब एक आध क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो नाइदर नॉट पर आधारित है। अब एक सेंटेंस हमारे हाथ में है, ये सीरियस 1990 का क्वेश्चन है। ये क्या दे रहा है कि ही इज नॉट एन आर्टिस्ट, ही इज
not an artist, nor he is a musician, nor he is a musician। अब इसका खंड आर्टिस्ट तक, यहां तक खंड ए बनाया हुआ है और ही इज यहां तक खंड बी बनाया हुआ है, यहां खंड सी है और एक विकल्प है नो एरर डी करके। ये हमने कहा कि सीडीएस 1990 कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। अब इस वाक्य में फिर हम समझने की कोशिश करें कि दे रहा है ही इज नॉट एन आर्टिस्ट, वह एक कलाकार नहीं है, और दे रहा है कि नॉट ही इज अ म्यूजिशियन, न ही वह एक संगीतज्ञ है, हम ये कहना चाहते हैं। तो न ही पिछले क्लास में हमने बताया था कि नाइदर या नो, इनसे शुरू होने वाले वाक्यों में हम इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। अब यहां हमसे एक्चुअली एक्सपेक्ट क्या कर रहा है कि ही इज, ये नहीं होना चाहिए, ये क्या हो जाना चाहिए, इज ही, अर्थात हमारा करेक्ट आंसर क्या निकल जाता है, बी। उसी तरह से अगला सेंटेंस एक हम ले रहे हैं जिसमें ये सीरीज 2015 का है। दे रहा है कि आई हैड नॉट मेट हिम सिंस देन, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस देन, यहां तक पार्ट ए कर दिए हुए है। और आगे दे रहा है कि नाइदर डिड आई विश, neither did I wish, यहां पार्ट बी है, to meet him now। अभी क्या कहना चाहता है कि I had not met him since then, तब से मैं उससे नहीं मिला था। neither did I wish to meet him now, और अब भी मैं उससे मिलने की कामना नहीं करता था। यही वाक्य दिया है। अब इसमें स्थिति क्या है कि यह हिस्सा हमारा बिल्कुल सही है। नाइदर वाले हिस्से में हम ध्यान दें तो डिड आई इन्वर्सन का प्रयोग ऑलरेडी किया हुआ है, यह होना चाहिए था। अर्थात यहां जो सेंटेंस का पार्ट यहां सी है और यहां एक पार्ट मैंने नहीं लिखा, नो एरर, ये पार्ट डी है। तो क्लियर है कि यह प्रश्न जो हमने कहा कि सीरीज 2015 का है, ये वाक्य हमारा बिल्कुल ग्रामेटिकली सही है। अर्थात इसमें हम सीधे कहेंगे कि इस वाक्य में कोई एरर नहीं है। अब एक आध क्वेश्चन हम और ले रहे हैं जो ध्यान देना है कि लिटिल से शुरू हो रहा है। ये एनडीए 2015 का क्वेश्चन है, एनडीए 2015, ध्यान देना है। लिटिल से शुरू हो रहा है, दे रहा है लिटिल ही रियलाइज्ड, पार्ट ए है यहां तक, दैट ही वुडंट लिव, पार्ट बी यहां पे है, ध्यान देना है, यहां पे पार्ट बी कर दिया है। टू सी हिज ग्रैंडसन मैरिड, to see his grandson married। अब यहां पे पार्ट सी है और अगला हिस्सा दे दिया है नो एरर, ये पार्ट डी है। ये क्वेश्चन हमने कहा कि कब का है, ये क्वेश्चन है एनडीए 2015 का। अब इस प्रश्न में फिर हम समझने की कोशिश करें, कहने की क्या कोशिश की गई है कि लिटिल ही रियलाइज्ड, न के बराबर वह महसूस किया, दैट ही वुडंट लिव, कि वह जिंदा नहीं रहेगा।
टू सी हिज ग्रैंडसन मैरिड, अपने ग्रैंडसन की शादी को देखने के लिए। तो मीनिंग तो हम निकल रही है, बात हम समझ रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली ये सेंटेंस हमारा फिर गलत हो गया, क्योंकि ही रियलाइज्ड इसमें हमसे उम्मीद करता है इन्वर्सन, और इस तरह से इस सेंटेंस को बनना क्या चाहिए था, डिड ही रियलाइज, ये सेंटेंस हमारा बनना चाहिए था, जो नहीं है। उसी तरह से एक सेंटेंस और हम देख लेते हैं, ये क्वेश्चन एनडीए 2017 का है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान देना है, इस क्वेश्चन में है कि नेवर बिफोर, फिर यहां ध्यान देना है नेवर बिफोर से वाक्य शुरू हो चुका है, इसका मतलब इन्वर्सन एक्सपेक्टेड। अब यहां तक पार्ट ए है, दे रहा है कि आई हैव सीन, यहां तक पार्ट बी है, सच अ टर्म, सच अ टर्म, यहां तक पार्ट सी है, नो एरर, पार्ट डी है। अब इसमें क्या कहने की कोशिश की गई है, इसमें कहने की कोशिश की गई है कि पहले कभी नहीं मैंने ऐसा शहर देखा है। अब अर्थ तो यही निकलना चाह रहा है, लेकिन वाक्य ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। नेवर बिफोर से शुरू होने वाले वाक्यों में मैंने कहा था कि इन्वर्सन का प्रयोग होता है, अर्थात यहां बताना पड़ेगा कि आई हैव नहीं होगा, ये हैव आई होगा। तो इस तरह से 18 क्वेश्चंस मैंने आपको डिफरेंट एग्जाम्स के बताए कि देखिए क्या दे रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या तैयार करना है, किन एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं और क्या सावधानियां बरतनी है, कैसे काम करना है। और मैंने कहा कि एक सेंटेंस यदि आपको समझ में आ जाता है तो इसका मतलब हुआ डिटेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स, इंप्रूवमेंट, या यही सब चीजें मान लीजिए कि कहीं फिल अप द ब्लैंक्स में दे देता है, क्लोज टेस्ट में दे देता है, इसी सब सेंटेंसेस को तोड़ करके आपको रीअरेंज करने के लिए देता है सेंटेंस मेकिंग के नाम पर। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कहां हेड होना चाहिए, कहां सब्जेक्ट होना चाहिए, कहां मेन वर्ब होना चाहिए। तो ये सब चीज यदि आप ठीक कर लेते हैं तो मैक्सिमम आपको फायदा मिलेगा। तो इस पॉइंट पर हम इन्वर्सन का पहला लेक्चर, पहला डिस्कशन समाप्त कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि यदि आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो निश्चित रूप से आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ लाभ मिल सके। तो आज इस लेक्चर में यहीं तक। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ इंप्रूवमेंट पर आधारित जो इन्वर्सन के कुछ क्वेश्चंस हैं, जस्ट कुछ क्वेश्चंस को फिर हम टच करेंगे, क्योंकि आप देखें कि एक ही चीज बार बार रिपीट होती है, लेकिन केवल मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं कि यदि आप तरीके से बातों को समझ लें, प्रॉब्लम्स किस ढंग से आते हैं, इन सब चीजों को समझ लें तो निश्चित रूप से कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।